नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। मैं हूं नगमा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। आप सब जानते हैं कि हम तमाम लोग घरों में हैं, इंसान घरों में बंद हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, हवाई जहाज रनवे पे हैं, यानी कुल मिलाकर तेल किसी को नहीं चाहिए, खास करके ट्रांसपोर्ट फ्यूल। और भारत में इसकी मांग करीब करीब 50% गिर गई है। ऐसे में जो ऑयल इंडस्ट्री है वहां पर एक बड़ा संकट है, और संकट ये है कि तेल के कुएं भरे पड़े हैं। डिमांड यानी कि जो मांग है वो बहुत कम होती गई है, इसलिए यहाँ पे हमने काफी उठापटक देखी है। दूसरी, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो तमाम देशों के सामने दुनिया भर में कोविड-19 महामारी की वजह से ये चुनौती है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को अब वापस पटरी पर कैसे लाएं, और यही विशालकाय टास्क भारत सरकार के पास भी है। सरकार की मीटिंग्स हो रही हैं कि किस तरह के रिलीफ पैकेजेस देने चाहिए, क्या ये स्टेजेस में हो, इकट्ठा हो, इंडस्ट्री खोल दिए जाएं उसके बाद दिए जाएं, कैसे हो। तो संजय जोशी मेरे साथ हैं और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ संजय, तेल की खेल से। मतलब अमेरिका के मार्केट्स, एक हम सब लोगों ने सुना, जो तेल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं वो भी, कि WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है, जो फ्यूचर ग्रुप है, वहां पर तेल की कीमत इतनी ज्यादा गिरी कि वो नेगेटिव टेरिटरी में चली गई। अब ये क्या हुआ, हम सब जान रहे हैं कि उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन कुल मिला के क्या समझें कि तेल था, सप्लाई लेने वाले लोग नहीं थे फिजिकली, और इसलिए ये कहा गया कि आप तेल लें तो हम आपको साथ साथ पैसे भी देंगे। इसमें एक जोक चल पड़ा, लोग समझने लगे कि हम भी अगर तेल लेने जाएंगे तो शायद हमें तेल के साथ पैसे भी लेंगे। तो हुआ क्या वहां पे? नगमा जी, ये पहली बार तेल के इतिहास में, तेल का 160-170 वर्ष पुराना इतिहास है, ये पहली बार तेल के इतिहास में हुआ कि कहीं जो तेल की कीमतें हैं वो नेगेटिव हो गई, यानी कि आपको तेल लेने के लोग पैसे दे रहे थे। लेकिन ये जो है बहुत क्षणिक था और एक विशेष क्षेत्र में था। वो विशेष क्षेत्र था अमेरिका। और अमेरिका का जो तेल है, जिसको वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं, WTI, वो एक बड़ा है। इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ओवरसीज नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका, इसका जो ट्रेड होता है वो इंटरनल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही होता है। तो एक स्थिति ऐसी आई जबकि, क्योंकि खपत एकदम, जैसा आपने कहा, हवाई जहाज बंद है, रेलें बंद है, गाड़ियां बंद है, सब अपने अपने घरों में बंद हैं, तो तेल की खपत नहीं हो रही है। तेल का लगातार प्रोडक्शन चालू रहता है। और हुआ ये कि तेल का, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्यूचर्स मार्केट है। तेल की जो ट्रेडिंग होती है वो अगले 2-3 महीने के लिए ट्रेडिंग की जाती है। लोग अटकलें लगाते हैं कि 2 महीने क्या कीमत हो, पर शर्तें लगती हैं लोगों की। तो ये लोग शर्तें लगा करके बैठे थे कि अप्रैल मई में क्या तेल की कीमत होगी। वो बुरी तरह, जब डिलीवरी का समय आया, जब जब डेट आई डिलीवरी की, उस समय उन्होंने पाया कि खरीदार तो है ही नहीं, उनको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और तेल डिलीवरी लेंगे कैसे? तेल की रखने की जगह नहीं है, सारे जितने उनके कंटेनर है सारे भरे हुए हैं, बाल्टियों में, मगाओं में, कहाँ कहाँ टैंकर्स में, जहाँ जहाँ तेल भर सकते थे सब भरा हुआ है। तो स्थिति ये उत्पन्न हुई कि अगर तेल का प्रोडक्शन तो रुकेगा नहीं, तेल का प्रोडक्शन चलता जा रहा है, और तेल अपने आप में अगर वहां पर फैला, निकाला नहीं गया, तो एक एनवायरमेंटल डिजास्टर होता है, उसकी अलग कीमत होती है। तो इससे अच्छा लोगों को पैसा दे दो कि तेल ले जाओ। तो एक क्षणिक रूप से एक पर्टिकुलर जो ट्रेड है, WTI ट्रेड, वो एक तरीके से नेगेटिव टेरिटरी में गया। लेकिन यदि आप देखें, जहां तक ब्रेंट का सवाल है, और जो बाकी ओमान क्रूड है, बाकी सब हैं, वो अभी भी जो है तब भी करीब $20 के आसपास रहे, $20-25 के आसपास रहे, आज भी वहीं पर है। लोएस्ट करीब क्षणिक रूप से 15 तक गए थे, उसके बाद फिर वहीं 20 पर वापस आ गए हैं। और अगर इंडियन क्रूड बास्केट को देखें, जो भारत तेल खरीदता है, उसकी कीमत वापस वहीं करीब $20 के आसपास अभी घूम रही है। तो भारत को बहुत जो फर्क जरूर पड़ा कि आपका जो तेल पहले कुछ महीने पहले 50 के आसपास था, 50-55 चल रहा था, वो गिर करके कुछ ही महीनों में आधे से कम $20 में उपलब्ध हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी भी रिफाइनरीज के पास, क्योंकि यहाँ भी खपत कम हो गई है, उनके भी टैंकर सारे फुल हैं, रिफाइनरी में जो तेल प्रोसेस किया जा रहा है
उसमें 50% की गिरावट लानी पड़ी क्योंकि खरीदार नहीं है, तेल का करेंगे क्या? तो जितना उनका स्टोरेज है वही भरा पड़ा है। तो इस स्थिति में उनको भी फायदा नहीं हुआ है, उनको नुकसान हुआ है, उनको बहुत भारी मात्रा में इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं। संजय और ये इन्वेंट्री लॉसेस अंदेशा है कि फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 25,000 करोड़ तक के इन्वेंट्री लॉसेस इस वजह से इनको होने वाले हैं। संजय, मैं ये भारत के मामले पे इस खास करके समझना चाहूंगी, इस पर हम आएंगे, लेकिन ये जो क्योंकि सब लोगों को यहाँ लग रहा है कि अगर दुनिया में क्रूड की कीमत गिरती है, भले ही वो अमेरिकी तेल बाजार पहले WTI में हुआ, लेकिन ब्रेंट में भी गिरावट आई, फिर वापस हुआ, पर क्या हमको फर्क पड़ेगा, इस पर आएंगे। पर अभी जो ग्लोबल मार्केट में भी हो रहा है वो एक प्राइस वॉर भी, एक बादशाहत की लड़ाई भी, और कोविड-19 को लेकर जो डिमांड गिरी है वो तमाम चीजें जो यहाँ पर एक तरह से चल रही हैं साथ साथ। तो क्या ये लगता है कि इसमें ये क्षमता है कि लंबे समय तक आने वाले दिनों में जो जियोपॉलिटिक्स है तेल के इर्द गिर्द, या जो इंडस्ट्री है, एनर्जी इंडस्ट्री, उसको बदलने की क्षमता रखता है? देखिए, एक स्थिति आती है कि किसी के भी हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, और तेल के साथ ऐसा ही हुआ। जब शुरुआत हुई तेल की कीमतें गिरना, जब 55 से 50 से तेल गिर करके 35 आया, तो उसका कारण कोविड नहीं था, उसका कारण कोरोना नहीं था, उसका कारण था जो मेजर तेल के प्रोड्यूसर्स थे, जो ओपेक कार्टेल था, ओपेक कार्टेल में फूट पड़ गई। और रूस ने कहा कि मैं ओपेक की, जो ये सऊदी अरेबिया कह रहा था कि कट किए जाए, प्रोडक्शन कट्स किए जाएं, रूस कट्स को तैयार नहीं हुआ। रूस और सऊदी अरेबिया में उस वक्त लड़ाई शुरू हो गई दोनों के बीच 3 महीना पहले, कि कौन कितना ज्यादा तेल निकाल करके मार्केट में बेच सकता है। तो उसके चलते तेल में गिरावट आई, वो 50-55 से लेकर के करीब $30-35 के आसपास एकदम गिरा। लेकिन जैसे ही कोविड ने एक तरीके से खपत खत्म कर दी, तेल की खपत ही नहीं रही, तो तुरंत तीनों, अमेरिका आज आपको समझना चाहिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का। तेल की गिरावट में अगर सबसे ज्यादा नुकसान आज हुआ है तो सऊदी अरेबिया को कम हुआ है, अमेरिकी कंपनियों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई अमेरिकी कंपनियां जो शेल ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू जो है आज करीब $20-25 तक की हो सकती है, वो बिल्कुल बैंक्रप्सी के कगार पर आ गई हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी कंपनियों को हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि देखो, मैंने सबको बुला करके बात की है और $10 मिलियन 10 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन घटाने की मैं समझौता करवा दिया है। तो ये समझौता हुआ, लेकिन खपत जो गिरी थी वो $10 मिलियन की खपत नहीं गिरी थी, 10 मिलियन बैरल की खपत नहीं गिरी थी, खपत गिरी थी 30 मिलियन बैरल की, 40 मिलियन। तो ऐसे जब ये स्थिति आ गई, जब इतनी भारी गिरावट आ गई, जो 10 इस वजह से तेल की कीमत गिर करके 30-35 से 20 आ गई, और WTI की कीमत जो है वो एकदम पछाड़ खा करके नेगेटिव डोमेन में चली। तो कई चीजें एक साथ हुई, जिसमें वास्तव में एक तरीके से जियोपॉलिटिक्स से खेल शुरू हुआ था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा बड़ा ये मार्केट का खेल बन गया, जिसमें सब लोग उल्टे फंसे। जो फायदा उठाना चाह रहे थे उनको भी नुकसान हुआ है, और सब लोगों की स्थिति इस वक्त काफी खराब है। तो मांग जो इतनी गिरी है, एक तो वो हमने समझा कि अमेरिका में जो था, जो फ्यूचर्स ग्रुप था, वहां पे तो एक तरह से हम समझे तो सट्टेबाज जो रियली कभी भी फिजिकली तेल लेते नहीं है, पर उनको अब डिलीवरी देने का समय आ गया तो लोग नहीं थे जो डिलीवरी लें। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में फिर भी क्रूड जो हम इम्पोर्ट करते हैं, हमारे इम्पोर्ट बिल दो घटेंगे ही घटेंगे। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर क्या ये फायदा सरकार लोगों को देगी? क्या हम जब तेल खरीदेंगे पेट्रोल पंप पे तो हमें इसमें कुछ कमी होगी? आपको लगता है, क्योंकि सरकार की स्थिति भी बुरी है और अर्थव्यवस्था को उबारने की चुनौती है, वैसे में क्या सरकार ये अफोर्ड कर सकती है? मुमकिन है ये कि यहाँ पे कुछ उसका फायदा मिले? ये सरकार के नजरिए पर निर्भर करता है, और इसमें इसको अप्रोच करने के, इसको देखने के कई ढंग हैं। एक तरीका तो ये है, क्योंकि अगर आप देखें कोविड की वजह से एक बहुत बड़ी क्राइसिस पूरी इकोनॉमी में आई हुई है, तेल की खपत गिरी है। आज दोनों राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का अधिकांश आज तक एक बहुत बड़ा टैक्स कंपोनेंट, तेल की कीमत जो चाहे कहीं भी चली जाए वो टैक्स कंपोनेंट नहीं घटता था। अगर तेल पंप में 70-75 रुपए का बिक रहा है, तो उसमें भी करीब 40-35 रुपया जो है सरकार के पास जाता है।
तेल की वास्तव में कीमत वो नहीं थी। तो ये स्थिति हमारी लगातार चली आ रही थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स, एक बहुत बड़ा आसान टैक्सेशन का जो है एक सरकार को, जो एक बुरी आदत भारत सरकार की कई सालों से बनी चली आ रही है। टैक्स सोर्सेस पर कंट्रोल नहीं रहता है, ये आसान टैक्स सोर्स है, कलेक्शन करना आसान है, इसलिए इस पर अधिक से अधिक टैक्स लगा करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना पैसा इससे वसूलती है। तो तेल की कीमतें जब उनमें गिरावट आती है तो वास्तव में जो उपभोक्ता हैं उनको लाभ भारत में नहीं मिलता। जितनी कीमत गिरती है उतना या उससे ज्यादा टैक्स बढ़ा करके सरकार अपनी जेब भरने की कोशिश करती है ताकि उसका काम चल सके। वास्तव में एक अगर दूसरी सोच अपनाई जाए, एक बहुत बड़ी आज आपत्ति है और क्राइसिस सिचुएशन है, तो लोगों पर इनपुट टैक्स लगा, क्योंकि एक जो एनर्जी है वो एक इनपुट कॉस्ट है, एनर्जी एक प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है। इनपुट कॉस्ट पर टैक्स लगाने की बजाय अगर आउटपुट और प्रॉफिट्स पर टैक्स लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए। लोगों को फायदा होगा, इनकम टैक्स से वो पैसा वसूलिए। अगर लोग ज्यादा उत्पादन करते हैं, जल्दी उत्पादन शुरू होता है, अगर कम के तेल की कीमतों का फायदा उपभोक्ताओं को, इंडस्ट्री को मिलने लगता है, एनर्जी प्राइसेस में गिरावट आती है, तो उनका उत्पाद सस्ता होता है। उत्पाद सस्ता होता है, उनकी क्षमता बढ़ती है, उनकी क्रेडिट लेने की क्षमता बढ़ती है, बैंकों की क्रेडिट देने की क्षमता बढ़ती है। तो एक तरीका होता है इकोनॉमिक रिवाइवल का। तो एक सोचना, ये भी एक सोचने की जगह है कि कौन सा एटीट्यूड सरकार को इस वक्त अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर तेल की खपत नहीं बढ़ेगी तो सरकार को तो वैसे भी टैक्स नहीं मिलना है। अगर तेल की खपत यही पड़ी रही तो ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं कि इससे हमको 30%, 40% टैक्स मिलने वाला है। वास्तव में वो टैक्स नहीं मिलेगा जब तक इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होगा, जब तक गाड़ियां फिर से नहीं दौड़ती हैं, जब तक प्रोडक्शन फिर से चालू नहीं होता है। तो सबसे पहली अभी जरूरत अगर आपकी आने वाली है तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी किक स्टार्ट करनी है, कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी शुरू करनी है। तो वास्तव में अगर मेरे मत में अगर ये गलतियां में फिर नहीं दोहरानी चाहिए। पहली बार जब भी कीमतें गिरी हैं, अगर हमें जीडीपी बढ़ाना है तो हमको लो एनर्जी प्राइसेस अपनी इंडस्ट्री को पास ऑन करनी चाहिए, जिससे उनकी जो उत्पादन कॉस्ट है, जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, और उनकी जो एबिलिटी टू पे है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे उनकी क्रेडिट लाइंस हो, और चाहे उनके प्रॉफिट्स हो, बाद में प्रॉफिट्स उनके टैक्स कर लीजिए, लेकिन इनपुट्स पर अभी हमको टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिए ऐसी स्थिति में। तो आप कह रहे हैं कि इस समय ये उम्मीद हम रख सकते हैं कि तेल की कीमतें कम से कम ट्रांसपोर्ट फ्यूल जो है, उद्योग की बात, इंडस्ट्री की बात, इसके बाद मैं समझूंगी कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है जो तेल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट फ्यूल की बात करें तो उसमें इस समय मुमकिन है कि चूंकि क्रूड की कीमतें गिरी हैं, पहले भी बहुत बार लोगों को ये परेशानी होती रही है कि क्रूड की कीमत गिरी पर हमें इसका फायदा नहीं मिला। इस समय सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन पहले ही कम हो रहा है, तो वैसे में ये मुमकिन होगा या करना चाहिए सरकार को कि इसका फायदा लोगों को दें ताकि एक तरह से इससे भी इकोनॉमी किक स्टार्ट हो सकती है, या ये बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए? देखिए, ये तो मेरा सुझाव है। जी। वास्तव में मुमकिन सब कुछ है, लेकिन वास्तव में क्या इकोनॉमिक पैकेज हम लोग लेकर के आते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, किस तरह का इकोनॉमिक पैकेज भारत सरकार लेकर के आती है इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसमें ये एक कंपोनेंट हो सकता है। हो सकता है कि टैक्स सरकार का, कुछ लोग सोचें कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए पेट्रोल और डीजल पर, क्योंकि सस्ता हो गया अभी, ठीक है, और पैसा कमा लो इससे। तो ये एक एटीट्यूड है, और ये एक सरकार क्या मॉडलिंग करती है, अपनी रेवेन्यू मॉडलिंग, सरकार अपना कौन सा टैक्सेशन मॉडलिंग करती है ये लाने में, पर ये एक रास्ता भी हो सकता है। इसके बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करना अवश्य जरूरी है। जी, और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा एक तरह से एक धुरी है जो तेल है। जिस तरह की उठापटक हमने देखी है दुनिया भर में अभी तेल के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था पर यहाँ पर इससे क्या असर पड़ेगा? इंडस्ट्रीज हमारी अब खुलने लगी हैं, उनको पैकेजेस की जरूरत है, तो इन चीजों वहां पे भी एक तरह से रियायत देने की जरूरत होगी। देखिए, अगर आप दुनिया भर में रिस्पॉन्स देखें तो एक तरीके से जो ये कोविड कोरोना महामारी आई है, ये बिल्कुल अचानक एकाएक जैसे भस्मासुर प्रकट हो गया दुनिया में सबके बीच में, और सबका तहस नहस विनाश करने लगा। इकोनॉमीज का बिल्कुल वही, जैसा भस्मासुर ने विनाश किया था वैसे ही विनाश करता चला गया है।
और सरकारों ने खुद लॉकडाउन कर करके इकोनॉमी की जो चाल जगह जगह रोक दी है। अब समस्या ये है कि आज जब बाहर निकलने की बात करते हैं तो विश्व भर में जितनी सरकारें हैं वो भस्मासुर से लड़ने के लिए उनके हाथ में जो कुछ है सामने फेंक रही हैं। किसी के पास परमाणु अस्त्र है, परमाणु अस्त्र फेंक रहा है, किसी के पास सिर्फ तमंचे और पिस्तौल है, वो तमंचे और पिस्तौल चला रहा है, और किसी के पास कुछ नहीं है तो बेचारा जादू टोना टोटका करके भस्मासुर को हटाने की कोशिश कर सकता है, उसके हाथ में और कुछ नहीं रहता है। तो अगर आप दुनिया में देखें तो इस तरह के आपको देश मिलेंगे। अमेरिका देखें तो अमेरिका ने जितने परमाणु अस्त्र चलाने थे चला दिए। उसने करीब 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज जल्दी 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 एक के बाद एक अनाउंस करते चले गए हैं ना। जो अमेरिका के पैकेज आ रहे हैं उनका अपना प्रभाव, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस नहीं है, उनका अपना प्रभाव जो है विश्व इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। कई देशों पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। हो सकता है अमेरिकन इकोनॉमिक पैकेज, क्योंकि वहाँ बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स 0 के आसपास आ जाएंगे, वहाँ डेट बहुत सस्ता हो जाएगा। वहाँ की जितनी कंपनीज हैं, जो आज हम तेल की कंपनियों की बात कर रहे हैं, जो बैंक्रप्सी की कगार पर हैं, इस तरह का स्टिमुलस पैकेज देने की वजह से वो हो सकता है रिवाइव हो जाए, उनमें थोड़ी जान आ जाए। तो एक तरीके से एक पक्षपातपूर्ण जो फैसला अपनी कंपनियों के फेवर में उनको बचाने के लिए वहाँ किया जा रहा है, उसका अन्य लोगों पर अवश्य असर होगा। आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल है वो विकासशील देशों से निकल करके वापस अमेरिका की तरफ जाने लगे। उसका परिणाम ये हो सकता है कि आपकी जो करेंसी है उसमें फिर और गिरावट आ सकती है। तो इसके कई परिणाम होंगे। तो सब देशों को सोच करके अपने अपने पैकेज इसमें का निर्माण इन सब चीज़ों को देखते हुए करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो सरकार को देखने पड़ते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि बचे भी रहें। कई जगह सामर्थ्य कम है, जैसा मैंने कहा कि कुछ देशों के पास सिर्फ तमंचे हैं चलाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उस तरह का रिस्पांस नहीं दे सकते जैसे अमेरिका ने दिया है। तो कई तरीके के रिस्पॉन्सेज हम देखेंगे सामने आ सकते हैं, और ये विचार करने की चीज़ है कि हमारे ऑप्शंस अभी क्या हैं, क्या हमको करना चाहिए। धन्यवाद संजय, ये समझाने के लिए कि जो तेल के इर्द गिर्द जियोपॉलिटिक्स है या जो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरह की उठापटक चल रही है और उसका क्या असर होगा भारत में भी।